किसान साथियों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, धान की फसल के लिए जिंक का बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए, रिसर्च बताती हैं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो भी धान उत्पादक क्षेत्र हैं जहां पे धान उगाई जाती है, उन क्षेत्रों में 50% मृदाएं ऐसी हैं जिनके अंदर जिंक की कमी पाई जाती है। और जिंक की कमी पाए जाने के कारण धान के उत्पादन में लगभग 15 से 30% की कमी देखने को मिलती है। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कहती हैं, रिपोर्ट्स बताती हैं। धान उत्पादक क्षेत्र कौन से, जैसे कि यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, बिहार के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, इन स्टेटों के अंदर काफी ज्यादा कमी पाई जाती है मिट्टी के अंदर जिंक की। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि धान के अंदर जिंक क्यों डालना जरूरी है। बिल्कुल साइंटिफिकल वे में समझेंगे, वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे और बहुत आसान भाषा में समझेंगे जिससे इजीली आपको समझ में आए। उसके साथ साथ धान की फसल के अंदर जिंक कब कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए जिससे बेहतर रिजल्ट मिले। बहुत सारे किसान भाइयों को कंफ्यूजन रहता है कि बेसल डोज अगर हम दे रहे हैं, बेसल डोज में अगर हमें जिंक सल्फेट डालना है, वैसे तो आप डाल चुके होंगे, हम आगे की बात भी करेंगे, लेकिन ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि हम डीएपी के साथ जिंक डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं तो क्यों नहीं डाल सकते हैं वो भी समझेंगे। वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा और इसके स्प्रे के बारे में भी जानेंगे कि अगर आप जमीन में नहीं देना चाहते तो स्प्रे के माध्यम से कैसे इजीली आप पूरा कर सकते हैं, जिंक की डिटेल में समझेंगे। देखिए, मैं जो आपके लिए वीडियो बनाता हूं, बहुत रिसर्च करता हूं, मेहनत करता हूं, उसके बाद और जो हमारा एक्सपीरियंस भी होता है फील्ड के अंदर अपने फॉर्म पे, उस एक्सपीरियंस के आधार पे हम ये जानकारी देते हैं। तो मैं आपसे एक लाइक की, सब्सक्राइब की और इस वीडियो को शेयर करने की उम्मीद जरूर रखता हूं, जो आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। ये सब चीजें जब आप करते हैं कि लाइक करते हैं, आप अपना कमेंट करते हैं, कोई भी सवाल पूछते हैं, हमारी वीडियो को शेयर करते हैं, उस पर ज्यादा व्यूज आते हैं, हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और बेहतर जानकारी देने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम जानते हैं धान में जिंक के। सबसे पहले हम बेनिफिट समझते हैं, जिंक देना क्यों जरूरी है। देखिए, जिंक की कमी से पहले तो धान के अंदर एक रोग आता है जिसको हम खैरा रोग कहते हैं, और जो एक भारी लॉस करता है हमारे उत्पादन में। दूसरा, आप सब जानते हैं कि जिंक है हमारा एक माइक्रोन्यूट्रेंट, एकदम सूक्ष्म पोषक तत्व, और जो बहुत जरूरी होता है किसी भी पौधे के लिए, उसी तरह धान के लिए। जिंक की कमी होने से धान की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं आएगी, आप देखेंगे, क्योंकि देखिए जिंक क्या करता है, वो बढ़वार में सहायक होता है, क्योंकि ये हार्मोनल एक्टिविटी को तेज करता है धान के अंदर। स्पेशली जो ऑक्सिन हार्मोन होता है उसके बनने में हेल्प करता है। जितना ऑक्सिन हार्मोन बनेगा उतना ज्यादा फुटाव आएगा धान के अंदर, उतनी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, पत्तियां उतनी ही चौड़ी आपको देखने को मिलेंगी। अगर धान के अंदर जिंक की कमी हो जाए, एक तो फुटाव यानी कि कल्ले कम निकलेंगे, साथ में उसकी ग्रोथ कम आएगी, यानी कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं आएगी, धान आपकी बौनी रह जाएगी, छोटी रह जाएगी, झाड़ी नुमा रह जाएगी, पत्तियां छोटी हो जाएंगी, और पत्तियां छोटी हो जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस भी धान में प्रॉपर नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं बहुत जरूरी प्रक्रिया होती है किसी भी पौधे के लिए, एक पौधे के अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए, तो वो भी प्रॉपर नहीं होता है। तो बहुत समस्याएं देखने को मिलती हैं। फिर बालियां कम निकलेंगी, बालियां छोटी रह जाएंगी, दाने कम आएंगे, पूरा लॉस होगा आपको, उत्पादन में भारी लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो हमारा जिंक है वो देना जरूरी है। जिंक देने से पत्तियों में ग्रीनिश इफेक्ट भी आता है। अगर आपकी धान पीली पड़ रही है, स्पेशली नई पत्तियां, तो वो जिंक की कमी हो सकती है। तो इसलिए जिंक डालना बहुत जरूरी है एक बेहतर उत्पादन के लिए। जिंक अगर आप नहीं दे रहे हैं धान की फसल के अंदर, तो ये आपकी फसल के अंदर 20 से लेकर के 40% उत्पादन में लॉस कर सकता है, यानी कि उत्पादन में गिरावट ला सकता है, जो एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। अब बात करते हैं कि धान की फसल के अंदर अगर आप जिंक डाल रहे हैं तो किस तरीके से आपको डालना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी मिट्टी के अंदर जिंक की कमी है, आपने सॉइल टेस्ट कराया है या आपको एक आइडिया लग गया, वैसे सॉइल टेस्ट जरूरी होता है, सॉइल टेस्ट से पता चल रहा है कि जिंक की कमी है और वैसे भी ज्यादातर मृदाओं में देखा ही जाता है, तो बेसल डोज में देना जरूरी होता है। वैसे आप सब डाल चुके होंगे क्योंकि अब तो रोपाई भी हो चुकी है, प्लांटिंग हो चुकी है, तो आगे के लिए ध्यान रखें कि बेसल डोज में देना जरूरी होता है। कितना देना जरूरी होता है? 8 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट पर एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं।
अब देखिए बेसल डोज में हमें जो हमारा डीएपी होता है वो भी डालना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जरूर अगर आप डीएपी और जिंक साथ में देते हैं तो क्या करता है कि अगर फास्फोरस ज्यादा हो जाए तो वो जिंक की अवेलेबिलिटी को, उपलब्धता को कम कर देता है, यानी कि जिंक लॉक कर देता है एक तरीके से, जिंक को वो पौधे को नहीं मिल पाती है। हम कह सकते हैं वो फिक्स फॉर्म में चली जाती है, जिससे हमारे पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाती है जिंक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको क्या करना है कि डीएपी के साथ मिक्स नहीं करना है। आप पहले खेत में डीएपी बिखेर दीजिए, फिर जो हमारा जिंक है उसको गोबर की खाद में मिक्स कर लीजिए। गोबर की खाद ले सकते हैं 50 केजी, जो भी है 50 केजी के आसपास गोबर की खाद ले लीजिए, या आप जो हमारा केंचुआ खाद आती है मार्केट में मिल जाती है वो आप ले सकते हैं। 25 से 50 केजी एक कट्टा ले लीजिए, 2 कट्टे में मिक्स कर लीजिए, उसमें जिंक सल्फेट को मिक्स करके बिखेर दीजिए। क्योंकि देखिए जो शोध हुए हैं उनमें पाया गया है जब हम गोबर की खाद के अंदर केंचुआ खाद या केंचुआ खाद के अंदर मिक्स करके हम जिंक सल्फेट खेत में डालते हैं तो इसके बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, ज्यादा उसकी उपयोगिता बढ़ती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप उसके साथ मिक्स ना करके पहले आप डीएपी के साथ और कौन जो जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं केमिकल वो सब मिला करके डीएपी के साथ डाल दीजिए, बाद में गोबर की खाद के साथ मिला करके ये बिखेर दीजिए। क्योंकि एक साथ मिक्स करने से थोड़ी दिक्कत आएंगी, लेकिन अलग अलग बिखेरेंगे तो उतनी समस्या नहीं आएगी, अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली बेसल डोज में। और देखिए ये भी पाया गया है कि अगर आप खेत के अंदर जो हमारा जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है अगर आप उसको दे देते हैं, बाद में चला सकते हैं खड़ी फसल में, या बुआई के समय ही आप डाल सकते हैं गोबर की खाद में मिक्स करके। आप जिंक सल्फेट भी उसमें मिक्स कर रहे हैं गोबर की खाद में, आप जो जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया आते हैं 200 रुपए का लगभग 1 लीटर आ जाएगा, आधा लीटर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, यानी कि 100 रुपए का खर्च आएगा, उसको मिक्स करके डाल दीजिए। इससे बहुत बेहतर रिजल्ट पाए गए हैं जिंक की अवेलेबिलिटी में, और उत्पादन में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए जिंक की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हमारे खेत के अंदर जो कार्बनिक मैटर है वो पर्याप्त मात्रा में हो। उसके लिए या तो फिर गोबर की खाद आप डालते रहें खेत में, या फिर ढैंचा उगाते रहें और उसको कल्टीवेट करते रहें, तो इससे फिर जो जिंक की अवेलेबिलिटी है वो पर्याप्त बनी रहती है। और सॉइल में कमी है फिर आप अलग से डालेंगे तो वो भी प्रॉपर मात्रा में हमारे पौधे को मिलेगी। तो ये तरीका आपको फॉलो करना चाहिए। उसके साथ साथ हो सकता है कि आपने बेसल डोज में नहीं दिया हो, अब क्या करना चाहिए? अब आपके पास 2 तरीके हैं कि एक तो आपकी जब भी धान 25 से 30 दिन की हो जाती है उस समय जब भी आप यूरिया डाल रहे हैं तो यूरिया के साथ जिंक सल्फेट 5 केजी के आसपास जिंक सल्फेट मिक्स कीजिए और फिर आप खड़ी फसल में डाल दीजिए, क्योंकि यूरिया के साथ जिंक सल्फेट मिलाने से काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और बेसल डोज में आपने दे भी दिया है तो आप स्प्रे से भी पूरा कर सकते हैं। 2 या 3 स्प्रे आप जिंक सल्फेट के कर देते हैं तो जिंक की पूर्ति उस फसल में प्राप्त हो जाती है। उसके लिए क्या काम करना है कि आपको एक तो आपकी फसल जब भी 20 दिन की हो जाती है, 20 से 25 दिन की रोपाई के बाद, तो उस समय आपको पहला स्प्रे ले लेना है। स्प्रे उस समय जो स्प्रे ले रहे हैं आप 20 से 25 दिन की अवस्था पे, उसके जिंक सल्फेट के साथ साथ आप यूरिया भी मिला सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि जिंक सल्फेट का जो घोल है वो बनाना है 0.5%। 0.5% मतलब यानी कि 100 लीटर आप पानी ले रहे हैं तो उसमें आधा किलोग्राम जिंक हमें मिक्स करना है। साथ में हमें 1% यूरिया का घोल हम मिला सकते हैं, यानी कि 100 लीटर पानी के लिए 1 किलोग्राम यूरिया हम उसमें मिक्स करके अपनी फसल पे 20 से 25 दिन की अवस्था पे हम स्प्रे कर देते हैं। तो इससे जिंक की पूर्ति होती है। यूरिया साथ देने से क्रॉप अधिक हरी भरी देखने को मिलती है, उसमें अधिक फुटाव आता है, प्रॉपर ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। उसके बाद एक और स्प्रे आप ले सकते हैं 40 से 45 दिन की अवस्था पे, केवल और केवल जिंक सल्फेट का। उसके साथ कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट या कुछ ऐसा मिलाना चाहते हैं तो वो मिला सकते हैं, वरना जिंक सल्फेट का आप कर सकते हैं। वो भी 0.5% के हिसाब से, यानी कि 100 लीटर पानी के लिए आधा केजी जिंक सल्फेट मिक्स करेंगे और 40 से 45 दिन की अवस्था पे एक और स्प्रे कर देंगे। उसके बाद एक और स्प्रे आप लेना चाहते हैं तो 60 से 65 दिन की अवस्था पे एक और स्प्रे कर सकते हैं। यदि ये 3 स्प्रे जब ले रहे हैं जब आप बेसल डोज में नहीं दिया है और आप यूरिया के साथ भी नहीं दे रहे हैं। अगर आप यूरिया के साथ में दे रहे हैं
मान लीजिए बेसल डोज में नहीं दिया है, यूरिया के साथ में दे रहे हैं 20 से 25 दिन की अवस्था पे जमीन में डाल रहे हैं, मतलब 5 किलो यूरिया के साथ, तो फिर स्प्रे लेने की आवश्यकता नहीं है। स्प्रे फिर आपको लेना है 40 से 45 दिन की अवस्था पे। और यदि आपने केवल बेसल डोज में दिया है तो एक स्प्रे फिर आप 20 से 25 दिन की अवस्था पे ले सकते हैं यूरिया के साथ मिक्स करके, तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा जब ले सकते हैं, यानी कि अगर बेसल डोज में दे रहे हैं तो 2 स्प्रे ले लीजिए बाद में, और यदि आपने बेसल डोज में या जमीन में नहीं डाला है तो फिर आप 3 स्प्रे ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एक लास्ट स्प्रे 60 से 65 दिन की अवस्था पे, तो इससे जिंक की प्रॉपर पूर्ति होगी और अच्छे रिजल्ट आपको अपनी धान की फसल के अंदर देखने को मिलेंगे। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।